नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। डॉक्टर रवि जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब मुझे इनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लगातार 5वां शो डॉक्टर रवि जोशी साहब के साथ हम कर रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सुनील भैया और आपके माध्यम से इंदौर के सभी श्रोताओं को एक सादर नमन। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है इस समय शहर की? निश्चित रूप से जो त्योहारों का मौसम आ गया है, अगस्त का महीना है, बारिश भी आ रही है, मौसम में बदलाव है, कोरोना ने भी अपना रूप बदला है। केसेस की संख्या ज़रूर हम देखें तो आंकड़ों के हिसाब से अधिक आ रही है, पर अगर हम ये देखें कि केसेस में अधिक तीव्रता वाले केसेस की जगह कम से मध्यम तीव्रता वाले केसेस की ही संख्या अधिक अधिक है। एवं इस बार जिन लोगों के एक्स-रे एवं सीटी में भी खराबी ज़्यादा आ रही है, उनमें भी लक्षण को मतलब इतनी तीव्रता के लक्षण नहीं देखे जाने। सर, आपने कहा एक्स-रे और सीटी में जिन लोगों की खराबी ज़्यादा आ रही है, उनमें तीव्रता कम आ रही है। तो अब इसको थोड़ा-सा समझना चाहता हूँ मैं। अमूमन क्या होता है कि अगर हम किसी कोरोना के मरीज का निदान करना चाहते हैं, तो लक्षणों के आधार पे हमारा एक प्राइमरी डायग्नोसिस सेटल हो जाता है। जी, फिर हम उसके डायग्नोसिस के लिए 2 तरीके अपनाते हैं। एक होता है स्वाब क भेजना और दूसरा होता है चेस्ट एक्स-रे या सीटी स्कैन की मदद लेना। जी। अभी तक जो हम अप्रैल-मई में देख रहे थे कि जिन लोगों के सीटी में भी इसकी जो फैलाव है, वो अगर 50% के आसपास हुआ, तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सिम्पटम होते थे, साँस लेने में तकलीफ होती थी एवं उनकी तीव्रता अति गंभीर होती थी। पर अब हम देखते हैं तो 50-60% में कुछ ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं, जो ऑलरेडी 2 या 3 दिन पहले वो सीटी करा चुके हैं, सो वो किसी कारणवश उन्होंने अन्य तरीकों से कोशिश करी, पर फिर जब उनको रिलीफ नहीं मिला, तब वो तीसरे-चौथे दिन अस्पताल तक आ रहे हैं। तो इससे हम निश्चित रूप से ये समझ बना सकते हैं कि अधिक इन्वॉल्वमेंट के बावजूद तीव्रता थोड़ी-सी कम हुई है। डॉक्टर साहब, इसको हम इस ढंग से समझने की कोशिश करें तो पहले एक छोटा-सा पैच होता था अगर, तो भी तुरंत पेशेंट को एडमिट कर दिया जाता था कि पैच आ रहा है, निमोनिया है और आगे सिम्पटम्स खराब होंगे। उस समय इंटेंसिटी कोरोना की बढ़ी हुई थी। इस समय वो तीव्रता कम है। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इस प्रकार की तस्वीर अब उभर रही है। तो क्या ये अच्छे संकेत हैं कि जो वायरस की इंटेंसिटी वो कम हो रही है? निश्चित रूप से ये इस वायरस के डायनामिज़्म की एक और सबूत है कि ये समय के साथ अपना रूप बदल रहा है। मानव जाति और सोसाइटी में भी इम्यूनिटी डेवलप होने की वजह से धीरे-धीरे इसका जो प्रेज़ेंटेशन का स्तर है, वो चेंज हो रहा है। ये पूर्णतः इस बात को सिद्ध करता है कि सिचुएशन डायनामिक है। जो हमारा वायरस है वो भी बदल रहा है और हम लोगों का रिस्पॉन्स भी इसके प्रति बदल रहा है। अब रही बात अच्छे और बुरे की, तो देखा जाए तो चिकित्सकीय नज़र से ये चीज़ थोड़ी-सी चिंताजनक तो है, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा अधिक समय एक अस्पताल से दूर बिताता है। तो बाय द टाइम ही कम्स कभी-कभी उसमें हमको ये फीलिंग आती है कि यार ये थोड़ा 4-5 दिन पहले आ जाता है या 1-2 दिन भी पहले आ जाता, तो शायद हमारे लिए थोड़ा और ईज़ी होता। डॉक्टर साहब, एक बात हमेशा मैंने आपके इंटरव्यू में नोटिस की है कि आप पॉजिटिव बात खूब सारी करते हैं और कई बार आपके इंटरव्यू की सफलता के पीछे कहानी भी यही है कि आप लोगों को एक तो समझाते खूब अच्छा और पॉजिटिव बात करते हैं। जैसा आज भी आपने कहा कि इसकी इंटेंसिटी कम है और लोगों में एक पॉजिटिव भावना जागती है इसको लेकर। क्या कहते हो आप? मेरा ये मानना है कि अ, भय का माहौल या नकारात्मकता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ है पॉजिटिव होना और उससे निडर रहना। निश्चित रूप से अगर ये पॉजिटिविटी आपके श्रोताओं को पसंद आ रही है, तो मैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरा निश्चित रूप से मानना है कि एक पॉजिटिव वे में टीम वर्क बनाकर जो हम अप्रोच कर रहे हैं इस बीमारी के प्रति, वो ही इस जैसी महाआपदा से लड़ने का एक इकलौता तरीका है। शहर का वातावरण अप्रैल के महीने में आपने देखा, खौफ का वातावरण था, डर का वातावरण था। मई के महीने में भी यही स्थिति थी। जून के बाद से कमोबेश थोड़ी-सी स्थितियों में बदलाव आया है और लॉकडाउन पूरी तरह ओपन होने के बाद लोगों में अवेयरनेस में इंदौर के लोगों की इस बात को लेकर तारीफ करना चाहता हूँ कि अवेयरनेस ज़रूर आई है। मास्क पहनना 96 से 97% लोगों ने मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया है, पहन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो नहीं हो रही। क्या कहते हैं इसको लेकर?
देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में ही नहीं है। हमें आदत है कि हम लाइनों की जगह क्राउड अप्रोच ज़्यादा रखते हैं और लाइनों का इतना क्या कहते हैं सिस्टमैटिक पालन तो हमारे यहाँ पे नहीं होता है। बट उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो आज भी अगर आप बाज़ार में निकलें, तो लोग अपने लेवल पे हर जगह उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप अगर किसी समारोह में भी जाएँ तो फ़ोटो भी अगर खींचता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ही ये फ़ोटो खींचता है कि कल को ये चीज़ फ़ेसबुक पे जाएगी तो कोई कुछ गलत संदेश ना दे दे। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में ये बात निश्चित रूप से घर कर गई है और धीरे-धीरे ही सही पर वो उसको अपनी जीवन शैली में भी अपना रहे हैं। डॉक्टर, एक सवाल फिर मेरे मन में उठा कि सोशल डिस्टेंसिंग तो थोड़ी-सी कम फ़ॉलो हो रही, लेकिन मास्क पहनने से क्या इसकी वायरस की तीव्रता में कमी आई है? ऐसा कुछ कोरिलेशन दिखता है? क्यों नहीं? मास्क पहनना इस बीमारी की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने का सबसे उपयोगी एवं सरल उपाय है। इस बीमारी को या किसी भी सांस संबंधित समस्या को फैलने का सबसे साधारण उपाय होता है, जब मैं खाँस रहा हूँ और मेरे सामने वाला व्यक्ति जो 1.5 मीटर में है, वो मेरे नाक और मुँह से निकले हुए रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से चिपके हुए वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा। बाकी और भी तरीके होते हैं, पर अगर हमने मास्क पहना है, तो उन ड्रॉपलेट्स का एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी होगी जो वातावरण में नहीं फैल पाएगी और मेरे समाज के दूसरे व्यक्ति या मेरे परिवार के दूसरे व्यक्ति उस चीज से बचने में सफल होंगे। अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास, वो माइल्ड केसेस आ रहे हैं। एज ग्रुप का कोई कनेक्शन है उसका? एज ग्रुप में तो ऐसा है सब कि अगर जैसे फैमिलियल स्प्रेड परिवार के लोग आते हैं, एक पॉजिटिव हुआ और फिर सभी पॉजिटिव हो गए, उस रूप में ही बच्चे या टीनेजर्स आ रहे हैं। टीनेजर और बच्चे बिना किसी इस प्रकार की हिस्ट्री के डायरेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी तक हमको कोई ऐसा एटमॉस्फेरिक स्प्रेड नहीं मिला कि छोटे बच्चे भी डायरेक्टली अफेक्ट होने लग गए। हाँ, एक बात मैं निश्चित रूप से बोलूँगा कि अभी जितने भी बच्चे पिछले 3-4 दिनों से आए हैं, मैं सबसे बातचीत हुई और ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि वो बाहर खेल रहे हैं, वो अपने आंगन में अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, पर ना तो वो मित्र बीमार थे, ना बच्चों को उनसे लगा इस बात का कोई सबूत था। उन बच्चों के घर का ही कोई सदस्य था जिसको बीमारी थी और वो आपस में स्प्रेड हुई। इसके अलावा बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं, पर अधिकांश बुजुर्ग लोग जो आ रहे हैं, उनके घर में भी सभी पॉजिटिव निकल आ रहे हैं। यानी ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़, चाहे बहुत बुजुर्ग हो, चाहे बहुत छोटा हो, वो निश्चित रूप से तभी प्रभाव में आ रहा है, जब उनके परिवार का कोई और सदस्य प्रभावित हो। हाँ, पर जो वर्किंग पर्सन ऑफ द फैमिली है, जो क्या कहते हैं 30 से 50 के एज ग्रुप के बीच में है, 30 से 50 के एज ग्रुप में है, उन लोगों को निश्चित रूप से बाहर जब वो कम्युनिटी में जा रहे हैं तो इस बीमारी से एक्सपोज़र हो रहा है। अभी जो लोग पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं, जिन लोगों को पुरानी बीमारियाँ हैं, उन पेशेंट्स की संख्या लगभग वैसी है या बढ़ रही है? समान है सब, न घट रही है, ना बढ़ रही है। डे 1 पे भी जब हम देखते थे कि हार्ट के मरीज, डायबिटीज़ के मरीज, कैंसर के मरीज या फिर ब्लड प्रेशर से ग्रस्त लोग, ऐसे लोग जिनको कुछ हद तक थायराइड की बीमारियाँ हैं, यही लोग शुरुआत में जिस प्रोपोर्शन में आ रहे थे, आज भी उसी प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। हाँ, अब इतना है कि उन लोगों की पहचान जल्दी हो पा रही है। जैसे डायबिटीज़ से इस बीमारी का संबंध बनने से हमारे जो कॉलीग फिजिशियंस हैं, हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, या फिर ये कहिए कि इवन जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो लोग भी इस चीज़ की पहचान करके कोई डायबिटिक व्यक्ति रहा तो कोविड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा जल्दी जागरूकता आई है और उनको जल्दी अस्पताल इलाज के लिए भेज रहे हैं। इस पूरे पेशेंट्स को अगर हम बारीकी से अध्ययन करने की बात करें, महिला-पुरुष के रेशो में कोई फ़र्क है या बराबरी है? प्रायः ये बीमारी ज़्यादा पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में कम रहती है, बट इसका ऐसा कोई जेंडर वाइज़ प्रेडिलेक्शन मतलब ऐसा कि कोई पर्टिकुलर सेक्स को ये ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आता है। आई थिंक वो सामाजिक ताने-बाने से संबंधित बात ज़्यादा है। कई लोग पॉज़िटिव पाए जाते हैं, होम आइसोलेशन में रहते हैं। घर पर ही लगभग सारा ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। प्रायोरिटी भी होती है जो लोग जिनके पास सारी सुविधाएँ होती है, घर है, अलग से वॉशरूम है। तो ऐसी स्थिति में उनको प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए सर?
सीधा और सरल प्रिकॉशन जो ये रखना चाहिए वो ये है कि एक बहुत बढ़िया ऐप है जिससे वो सीएमएचओ के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। उस ऐप को डाउनलोड करना है, उन नियमों को सरल नियम है, उनका बिल्कुल हमको पूर्ण रूप से पालन करना है। और तीसरी बात ये है कि उन्हें खुद से सच्चा रहना है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, साँस फूल रही है, हल्की-फुल्की खाँसी की तीव्रता में बढ़ोतरी हुई है, तो ही शुड रिपोर्ट इट इमीडिएटली। वो इस डर से कि यार मेरे को घर से निकाल के अस्पताल में रख देंगे, वो अगर उस तीव्रता को छुपाए, तो कहीं न कहीं वहीं पे हम मात खा जाएँगे और होम क्वारंटाइन के बेसिक पर्पज़ को डिफीट कर देंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर। जिस तरह से आप लगातार इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं और लगातार पेशेंट्स के संपर्क में हैं और बीमारी की तीव्रता एक पीक से लेके अभी तक आपने स्टडी किया है, आपने देखा है सारी चीज़ों को बहुत नज़दीक से। क्या प्रेडिक्शन करते हैं? क्या सोच है आपकी आने वाले समय को लेकर क्या कहते हैं? मेरा आगे वाले समय में मेरा सोच है कि बहुत ही जल्द हम इस बीमारी को और अच्छे से कंट्रोल कर पाएँगे। अभी जितनी भी नवीन दवाइयाँ आई हैं, उनका जब हम उपयोग कर रहे हैं, तो हम इस बीमारी के सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल में और उसको जड़ से मिटाने में भी सफलता पा रहे हैं। मेरा मानना है कि कुछ हद तक ये बीमारी निश्चित रूप से अब हमारे जो बीमारियों की लिस्ट है, उसमें हमेशा शामिल रहेगी। ये जड़ से तो नहीं जाएगी या गायब तो नहीं होगी। पर धीरे-धीरे भले ही संख्याएँ बढ़ती रहे, हमें उन बढ़ती हुई संख्याओं से अब घबराने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें अति तीव्र केसेज़ की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि ये बीमारी एक खौफनाक रूप छोड़ के एक रूटीन रूप बहुत ही जल्द धारण कर लेगी। क्या बात है! बहुत ही अच्छी और बहुत पॉज़िटिव बात डॉक्टर रविदुत जी ने कही है कि आने वाले समय में एक रूटीन बीमारी के तौर पर रह जाएगी और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी हम इस बीमारी से मुक्त नहीं लेकिन इसको कंट्रोल करने की दिशा में पहुँच जाएँगे। बहरहाल डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।